नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 370 हटने के बाद केंद्र की योजनाएं राज्य में हुई लागू। परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए विपक्ष को बताया मुगलिया सोच से ग्रसित। पीएम की राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली और दौसा में भी करेंगे रोड शो। चुनावी रण में भाजपा के स्टार प्रचारक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमित शाह ने भरी हुंकार, तो मध्य प्रदेश की सीधी में जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान के लिए शुरू की बस यात्रा। महागठबंधन की रैली में आज राहुल गांधी और स्टालिन कोयम्बटूर का चुनाव प्रचार करेंगे। हल्के ने कर्नाटक में संभाला मोर्चा। नीतीश और तेजस्वी भी बिहार में दमखम के साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने राउजवली कोर्ट में किया पेश। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में कविता की अहम भूमिका बताते हुए सीबीआई ने मांगी 5 दिन की रिमांड। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की कोलकाता से पकड़ा। धमाके के मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा और मुसाफिर शाजिब हुसैन से पूछताछ में अहम खुलासे की उम्मीद। और वाराणसी में चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच याचिकाकर्ता महिलाओं समेत अन्य भक्तों ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की, निकाली भव्य कलश यात्रा। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। लखनऊ के खिलाफ दिल्ली को अब तक पहली जीत की दरकार। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई ने दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने 5 दिनों के रिमांड की मांग की है। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने कल हिरासत में लिया था। सीबीआई ने कहा कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। कविता की रिमांड के लिए दायर एप्लीकेशन में सीबीआई ने कहा कि जांच से ये पता चला है कि कविता के इस आश्वासन पर कि उनके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वह नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब के कारोबार में उनकी मदद करेंगी। शरद चंद्र रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार में उतरे। अपने दावे के समर्थन में सीबीआई ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेज को लेकर कविता से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में कविता की अहम भूमिका है। तो सीबीआई ने कविता के लिए 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रुद्रवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रुद्रवीर सिंह जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी तक पूरी स्थिति हम देख पा रहे हैं, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली से कैसे जो साउथ लॉबी है वो जुड़ती है और उसके बाद यहाँ जो दलीलें दी गई हैं, किस तरीके से उनको आप देखते हैं? पहले ईडी की पहले गिरफ्तारी वहाँ होती है, उसके बाद सीबीआई ने अब उनको गिरफ्त में लिया है। देखिए, जो कविता की गिरफ्तारी हुई है
उसमें जो सीबीआई ने जो साक्ष्य दिए हैं और ईडी ने जो साक्ष्य दिए थे, उसमें साफ साफ जो अरविंद केजरीवाल के मामले में डिसीजन है और अरविंद केजरीवाल और के कविता के मामले जो है वो एकदम मिले जुले हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का जो रिमांड था उसमें ये सीधा सीधा लिखा गया कि 20/3/2021 को जब भगुंता रेड्डी की उनसे मीटिंग होती है, उस समय 4:30 बजे वो की कविता से उनकी की कविता को भगुंता रेड्डी के बेटे उनको पैसा देते हैं 25। पहले ये डील 30 करोड़ में हो रही होती है, फिर ये डील 25 करोड़ रुपए में आके डन होती है और 25 करोड़ रुपए उनको देते हैं। वो सारी बातें इस ईडी ने अपने साक्ष्यों में रिकॉर्ड की है। दूसरा, जब ये सीबीआई जो साक्ष्य लेके आई है कि इनके जो सीए हैं बागची बाबू, ये इनके और जो इनकी जो बातचीत है कि कविता से व्हाट्सएप के जरिए, उसमें ये आया है कि जो इंडो स्पिरिट्स जो कंपनी थी, इंडो स्पिरिट्स में वो किसी प्रॉक्सी के थ्रू के कविता उसमें इन्वॉल्व थी। के कविता का पूरा स्टेक था उसमें, के कविता उसमें उसको इंटरवीन कर रही थी सारी चीजों को। और जब पॉलिसी मेकिंग हो रही थी दिल्ली में, उस समय भी जो उनके सीए हैं अभिषेक और विजय नायर के थ्रू यहाँ पे सारी डील कर रहे थे। तो ये सारे साक्ष्य जो है सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में सौंपे हैं। और मुझे लगता है कि जो 5 दिन के रिमांड जो इन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि अभी शायद डिसीजन नहीं है, लेकिन ये डिसीजन आ जाएगा और इनको 5 दिन के रिमांड बिल्कुल मिलेगी। इस आदेश का भी इंतजार रहेगा। खासतौर से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि शायद 2 बजे का अभी तक समय दिया गया है जिस पर जो आदेश भी आएगा, क्योंकि उसमें एक याचिका और डाली गई थी पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर, उस पर भी आदेश आएगा। और जिस तरीके से अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं के कविता की जो मुश्किलें हैं वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ईडी के साक्ष्य और अब सीबीआई भी अपने साक्ष्य जो प्रमाण है वो दे रही है। बिल्कुल मुकुल, सबसे पहले अभी कोर्ट जो कि कविता की तरफ से याचिका दाखिल की गई, इसमें उन्होंने 2 आरोप लगाए। पहला कि उनको बगैर नोटिस किए सीबीआई को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी गई और ये एक तरफा आदेश था, उनको नहीं सुना गया। एक आपत्ति उनकी ये है। दूसरी आपत्ति उनकी ये है कि सीबीआई को अनुमति केवल पूछताछ की मिली थी, उसके बाद सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया है, इसकी लीगैलिटी को भी चुनौती दी है कि कविता के वकीलों ने। और इस पर कोर्ट 2 बजे अपना आदेश सुनाएगा और उसके बाद सीबीआई रिमांड जो 5 दिन की मांगी गई है उसको लेकर के संक्षिप्त सुनवाई और फिर आदेश उस पर आएगा। कुल मिलाकर जो एलिगेशंस हैं अपने रिमांड एप्लीकेशन में सीबीआई ने लगाए, उसमें यह कहा है कि कविता एक ही कॉन्स्पिरेटर हैं, उनके आश्वासन पर ही साउथ लॉबी दिल्ली की शराब कारोबार में शामिल हुई। इसके बदले में खासतौर से शरत रेड्डी से उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने 80 लाख रुपए अपने एनजीओ में डोनेशन के तौर पर लिए के कविता ने, और एक ऐसी जमीन जिसकी कीमत क्या है इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन उसके लिए दबाव डालकर शरत रेड्डी पर 14 करोड़ रुपए की कविता को मिले उस जमीन के बदले। तो उन्होंने न केवल आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी को रिश्वत दिलवाई है, बल्कि उन्होंने खुद भी इन व्यवसायियों से पैसे लिए हैं, फेवर्स लिए हैं। ये सीबीआई का पूरा आरोप है। सीबीआई ने भी कहा कि जो जुडिशियल कस्टडी में उनसे पूछताछ हुई है उसमें उनके जो जवाब हैं वो गोलमोल हैं और अभी तक की जांच में जो तथ्य जुटाए गए हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं, यानी वो एवेसिव रही हैं अपने जवाबों में, और इसीलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने जो मांगी है, क्या पूरे 5 दिन की मिलेगी? अभी कुछ देर में ये साफ हो जाएगा जब पहले 2 बजे कविता की याचिका पर आदेश आएगा और उसके बाद इस मसले पर सुनवाई थोड़ी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही रुद्रवीर सिंह जी, आपसे भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से जो कि कविता की तरफ से यहाँ पे याचिका डाली गई है जिस पर 2 बजे करीब हमारे संवाददाता विकास जो बता रहे हैं कि आदेश आएगा, वहाँ पे किस तरह की जो दलील है वो अब देखने को मिल सकती है? देखिए, जो उनके जो लॉयर थे उन्होंने जो मैंने प्रोसीडिंग देखी अभी तक कि उनकी जो दलीलें थी कि एक तो ये कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है वो गलत है। दूसरा, इनकी जो रिमांड ये जो मांग रही है सीबीआई, ये रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को अगर किसी को लगता है कि अगर वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो रिमांड से तो मुझे लगता नहीं रिमांड का किसी को विरोध करना चाहिए। अगर आपको सच्चाई बतानी है, देश को भी अगर सच्चाई बतानी है, तो आप रिमांड अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका राइट होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई अगर मांग रही है रिमांड, तो आपको स्वेच्छा से बोलना चाहिए, हाँ ठीक है मैं आपको स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। अगर इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता आपको मिलती है तो उसमें आपको जाना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए और स्टेटमेंट देके बातों को क्लियर करना चाहिए। दूसरा, देखिए लीगैलिटी के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में हम सब ने देखा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इनकी जो ईडी ने जो सबूत प्रोड्यूस किए हैं, जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए हैं, जो विटनेसेस
प्रोड्यूस किए हैं वो काफी है इनको चार्जशीट करने के लिए, इनको रिमांड में लेने के लिए, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि के कविता और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल मेन जो कॉन्स्पिरेटर, और जो देखिए ईडी ने अपने रिमांड लेटर में क्या कहा कि ये शी इज द किंग पिन, मेन कॉन्स्पिरेटर है वो और किंग पिन है, क्योंकि ये सारी डीलिंग जो हुई वो इन्हीं लोगों के बीच हुई, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, के कविता, क्योंकि सारा पैसों का जो लेन देन हुआ, जो पैसों का लेन देन, और बाकायदे देखिए अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर ये बोलती है कि पैसा लिया गया था, ये हमें नहीं पता कब लिया गया था, लेकिन वो प्रॉपर डेट बता रही है कि भाई 20 मार्च 2021 को जब अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग होती है उसमें 4:30 बजे ये जाके वहां कोई पैसा कलेक्ट करता है। तो इतने सारे साक्ष्य जब कोई एजेंसी लगाती है, एजेंसी देती है, और टाइम ऑफ एसआई देखिए, अगर अब तीसरी बात अगर मैं लीगली तौर पे बात करूं कि कोर्ट क्या देखता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर ये मांगती है कि मुझे इसका रिमांड चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए या इनका रिमांड चाहिए, जुडिशियल कस्टडी नहीं चाहिए, तो उसमें कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट ये साक्ष्य देखती है कि प्राइमा फेसाई क्या जरूरी है। तो जो प्रोसिक्यूशन ने कहा है, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि जो जुडिशियल कस्टडी में जो जी बिल्कुल, तो आज 2 बजे जो आदेश है वो भी आएगा। विकास, आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो के कविता के जो अकाउंटेंट हैं उनके साथ पूछताछ भी की गई थी गिरफ्तार करके, उसके साथ साथ जो उनके करीबी माने जाते रहे हैं अरुण पिल्लई, उनका आमना सामना भी कराया गया था के कविता के साथ, और उसके बाद उनके ज़रिए जो साक्ष्य निकल कर आए, जैसा कि अभी रुद्रवीर सिंह जी भी हमें बता रहे थे कि कैसे जो अकाउंट्स की जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं वहाँ से भी कुछ साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए हैं। तब उस वक्त के कविता ने कहा था कि मेरी इसमें किसी भी तरह की उतनी भूमिका नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब जो प्रमाण और साक्ष्य शायद पेश किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि कैसे वो एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मौजूद रही हैं, और एक मेन लिंक दिल्ली और दक्षिण की जब हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें जो सह आरोपी हैं, खासतौर से बुच्ची बाबू का जो आपने जिक्र किया, तो व्हाट्सएप चैट्स के रिकॉर्ड सीबीआई का कहना है कि उनके पास हैं कविता से बातचीत के। हालांकि वो इन सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन जब आप इस बात पर गौर करेंगे कि सीबीआई ये कह रही है कि सिर्फ आबकारी नीति में ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी के कविता ने फ़ायदा लिया है इन कंपनी से, खासतौर से शरत रेड्डी से। जब वो अपने एनजीओ के लिए अगर पैसा ले रही हैं तो उसको वो कैसे डिनाई कर सकती हैं कि शरत रेड्डी ने आखिर 80 लाख रुपए उनके एनजीओ को क्यों दिए, और एक जो डील थी, जो लैंड डील, जिसको शरत रेड्डी खुद चाहते नहीं थे इसमें शामिल होना, उन पर दबाव डाल करके ये डील की गई। तो इसके लिए क्या जवाब उनके पास होगा? क्योंकि आप आबकारी नीति में पल्ला झाड़ सकते हैं कि दिल्ली सरकार की नीति है, उनका तेलंगाना के एक विधायक की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन जब आप लार्जर कॉन्स्पिरेसी देखते हैं पैसे के ट्रेल को लेकर के, तो के कविता के खिलाफ कई ऐसे तथ्य अभी तक जुटाए हैं सीबीआई ने और ईडी ने। और इसके अलावा उनके जो 3 रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें बुच्ची बाबू भी प्रमुख हैं, वो 2021 में जब दिल्ली में आबकारी नीति बन रही है तो वो दिल्ली में मौजूद थे ओबराय होटल में, और वो लगातार नीति को में क्या मनमाफिक क्लॉजेस डाले जाने चाहिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे। ये भी सीबीआई का कहना है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो 7 लोगों की भूमिका है उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई के पास साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी हैं, जिनको लगातार पेश किया गया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की भी अगर बात करें हम, क्योंकि लगातार उन पर भी शिकंजा कसा और उनकी न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया पेश हुए थे। अब 24 अप्रैल को ही आरोप तय करने पर बहस होगी। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे वो जेल से बाहर आ पाएं, लेकिन अभी देखा जाए तो कोर्ट से राहत मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही। वहीं भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता सफर कर रही है और सत्ता लोभी दिल्ली सरकार जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि प्रशासनिक कार्य जेल से कैसे चलेगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए
सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा। तो लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, जिस तरीके से आरोप लगते जा रहे हैं और ऐसे में जो जनता है वो पिस रही है, कहना था मनोज तिवारी का। अब बात करते हैं बेंगलुरु और बंगाल के कनेक्शन की। जी हां, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 मास्टरमाइंड को शिकंजे में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को कोलकाता के पास से हिरासत में लिया गया है। उनके नाम अब्दुल मथीन और मुजाफिर शाजिब हुसैन बताए गए हैं। जांच एजेंसी ने पहले मुख्य आरोपी मुजाफिर शाजिब हुसैन की पहचान की थी, जिसने विस्फोट को अंजाम दिया था। इस मामले में एक अन्य साजिशकर्ता अब्दुल मथीन की भी पहचान की गई थी, जो अन्य मामलों में भी वांटेड है, यानी खोज लगातार उसकी चल रही थी। एनआईए द्वारा कोलकाता के पास से रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों को जो गिरफ्तार किए जाने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत एक महान देश है और बंगाल उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई अपराधी भारत में कहीं भी छिपने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Bengal is a famous part of that. Whether the criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you have learned from this. तो एनआईए की टीम ने इन दोनों आरोपियों को फिलहाल अपने शिकंजे में ले लिया है, लेकिन इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो बेंगलुरु में ब्लास्ट होता है रामेश्वरम कैफे में, उसके जो मास्टरमाइंड ये बताए जा रहे हैं, कैसे अगर इसको हम देखें, क्योंकि बेंगलुरु से बंगाल तक का सफ़र तय किया गया और बंगाल जो कि आजकल माना जा रहा है कि अपराधियों को वहाँ शय दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, अब तो आतंकियों भी जो हैं उनको गिरफ्तारी वहाँ से एनआईए ने की है। फिलहाल एनआईए की टीम ने जो इनको पकड़ा है, इसमें क्या ताज़ा जानकारी? देखिए, जो हमें पता चला है कि दीघा के आसपास से, दीघा मतलब समुंदर की बे ऑफ बंगाल के किनारे पर दीघा जो है टूरिस्ट प्लेस, यहीं के इस जगह के आसपास से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया कल रात को, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देर रात को। उसमें कई सारे प्रदेश की, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, बंगाल, ये सब के साथ एनआईए को, यहाँ के पुलिस के साथ एनआईए को पूरी तरह से एक साझा यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा था और आखिर तक इन दोनों को पकड़ा गया। लेकिन उसके पहले ये पता चल रहा है, अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ, इन लोगों ने बंगाल की कई कई जगह पर अपना सर छुपाने की, अपना जो परिचय है वो परिचय छिपाकर सर छुपाने की कोशिश किए हैं और अहम मौके पर एनआईए इनको दबोच लेने में सक्षम रहा। नहीं तो हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता है कि बांग्लादेश बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से सटे हुए, लोगों का ऐसा आशंका है कि शायद वो बांग्लादेश भागने की कोशिश में लगे हुए थे, इसीलिए बेंगलुरु से कोलकाता तक या बंगाल तक सफर इन्होंने किए हैं। जी पहली बात तो ये। दूसरी बात मुकुल ये कह दूं कि इसमें थोड़ा सा सियासी भी है, जैसे आप कह रहे थे, क्योंकि हम अगर यूपीए की समय से बात करें, जब बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार हुआ करता था, तो जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी हिंदुस्तान में हुए हैं, इस सारे के सारे टेररिस्ट एक्टिविटी का किसी ना किसी जगह पे तार बंगाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नहीं तो सिम कार्ड खरीदा गया है, नहीं तो यहाँ से बांग्लादेश भागने की कोशिश किया गया है, नहीं तो बांग्लादेश से सीमा पार कर कोलकाता होकर फिर किसी भारत की किसी जगह पे गया हुआ है। मतलब किसी ना किसी जगह पे बंगाल भारत की टेरर एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। ये सबसे दुख की बात है मुकुल। जी बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरीके से आप भी हमें बता रहे हैं कि संलिप्तता जो है वो दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की नज़र आ जाती है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से अगर बात करें, क्योंकि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है बंगाल में। नहीं मुकुल, अभी ये सफाई देने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए हमारा पुलिस भी साथ दिया है। मतलब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने साथ देकर क्या एहसान कर दिया पूरे देश के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात है कि पुलिस का काम ही है ऐसा करना,
पुलिस को तो पहले इसके बारे में पता करना चाहिए था कि ये आके इस तरह से बंगाल में पिछले 1 महीने से घुमा कैसे और जहां पे इनको गिरफ्तार किया गया यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो अब वो तो बाद में एनआईए की तरफ से अगर कुछ बताया जाता है तो हमें पता चलेगा, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वही जो जगह है वहां पे जो पुलिस की एसएसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और क्या दावा उसमें किया जाता है ये हम देखेंगे सुनेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये सफाई दिया जा रहा है कि देखिए हमारे पुलिस इसमें मदद की है और एक साथ ऑपरेशन करके इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। चलिए बिल्कुल, यानी फिलहाल राज्य सरकार जो है अपने पुलिस विभाग की पीठ थपथपाती नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है जब एनआईए की टीम वहां पहुंचती है तो उस पर हमला भी होता है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है। ये वही बंगाल है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर थी वो यही कि 2 आरोपी जो हैं मुख्य बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के, उनको एनआईए ने अपने शिकंजे में लिया। थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा जानकारी जो है वो निकल कर आ सकती है। फिलहाल मिड डे प्राइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। 1 वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। INDIA गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान ये कहा और साथ ही कहा कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आज़ादी देता है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्र और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और राजनीति करते हैं।
नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। INDA गठबंधन पर प्रधानमंत्री ने बोला कि मुगलिया सोच वो रखता है और वहीं राम मंदिर चुनाव मुद्दा जो है भाजपा के लिए कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के लोग बीते 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जनभावना को कभी नहीं समझा। चुनावी कारनामे की वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी दूरी बनाई। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो टाटपत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो विपक्ष उस पर निशाना साधा कि राम मंदिर पर भी राजनीति से गुरेज नहीं किया पक्ष ने। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुआ है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और दलित पिछड़ों को हक मिला है। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी
कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था, और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। तो सीधे तौर पर एक चुनौती भी यहां देते नजर आए प्रधानमंत्री। वहीं उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग रैली में पहुंचे। रैली में जो लोग पहुंचे, डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने इनसे बात की और क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुनने पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर की विजय शंखनाद रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर जो काम करके दिखाए हैं, वो इस वक्त तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, जो भी आए, उन सब ने झूठा किया। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हुकूमत में रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कांग्रेस हो, वो PDP हो, उनने लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है। मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी के दौर में जितने काम हुए इतने किसी के दौर में नहीं हुए हैं, और इस बार 400 पार होगा। सबसे बात अच्छी उन्होंने डेवलपमेंट की कही है कि पिछले जो 10 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई थी वो मोदी जी ने करके दिखाई है, और हमें पूरा विश्वास है और भरोसा है कि मोदी जी जो काम रहे हैं, मोदी जी ने यहीं से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले टाइम में उन कामों को जल्दी ही पूरा किया जाएगा और स्टेट हुड का जो हमें दर्जा है वो दोबारा दिया जाएगा। और जो हमारी यहाँ जो इलेक्शन की बात उन्होंने कही है, वो सबसे अच्छी बात कही है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, और कहा ही नहीं है, मैंने महसूस किया कि ये किया भी है। इतना कुछ, इतना सशक्त बना दिया आज महिला को कि वो सामने खड़े होके सीधी गर्दन करके, ऊंची गर्दन करके फेस कर रही है दुनिया को। गांव-गांव में जाइए, जैसे BDC DDC बनी है महिलाएं, पंच सरपंच बनी है, किस तरह से संभाल रही हैं, घरों को भी संभाल रही हैं और अब देश को संभालने में भी मदद कर रही हैं। ये पहले कभी नहीं देखा। ये आज जो इनका कॉन्फिडेंस आया है महिलाओं को और करके दिखा रही हैं, ये मोदी जी के कारण है। कौन सी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को जिताने का आह्वान भी किया। एक तो सबसे बड़ी बात राम मंदिर की। जब से राम मंदिर बने, पूरे इंडिया में हर बच्चे की जुबान पे राम मंदिर, हर बच्चा तक राम मंदिर जाना चाहता है। तो हमारे सनातन धर्म को उन्होंने सबसे आगे किया, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी जो आप हमारी सिक्योरिटी देखिए, लोग महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी। जब से उन्होंने सिक्योरिटी इम्प्रूव की, महिलाएं मतलब हर जगह, हर टाइम, कहीं भी जाके आगे हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने किसी को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा। गरीब लोग हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सबके लिए उन्होंने कितनी स्कीमें निकाली हैं, सबको लाभ हुआ है। भाषण काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। ही कवर्ड ऑल टॉपिक फ्रॉम राम मंदिर टू ऑल ऑफ द पीपल, एंड सोशलिस्ट काफी ज्यादा उनका रहा। सो आई फील दैट बीजेपी विल अगेन गेट अ पावर। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, उधमपुर। तो उधमपुर की जो जनता है उसका क्या मानना था, ये आपने यहाँ जाना सुना कि किस तरीके से जनता देख रही है और लगातार विकास चाहती है और इस बदलाव को भी महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में PM की रैली होगी, उसके बाद दौसा में रोड शो होगा। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार आम बेनीवाल को टिकट दिया है। बात करें दौसा की, तो दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा के बीच मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ PM मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने PM पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते जिससे बिहार का विकास हो, बस इधर उधर की बातें करते हैं।
वहाँ आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके, बिहार विकसित हो सके। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं और उम्मीद भी अब वो पीएम से कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण यूपी है। यूपी में बड़ी जीत के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार हम यूपी की 80 सीटें जीतेंगे। 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। तो बीजेपी इन चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें अमित शाह ने कहा कि इन पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भोपाल में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहां एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कांग्रेस नेता अमित सक्सेना भाजपा में शामिल हो गए हैं। अमित सक्सेना के साथ पार्टी के कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पार्टी की गलत नीति के कांग्रेस के पतन की बात कही। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है कि अब ऐसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। नीतियों को लेकर कांग्रेस लगातार कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है। वहीं बात अगर दिल्ली की जाए तो यहां मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पार्टी में तनाव की स्थिति है। सियासी संकट के बावजूद इस वक्त आपके कुछ वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता नहीं दिख रही है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के पंजाब और दिल्ली के राज्यसभा में 10 सांसद हैं। इनमें संजय सिंह, संदीप पाठक और एनडी गुप्ता सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन या सामूहिक उपवास में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा दूसरे सांसदों की सक्रियता नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के करीब 7 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो दूरी बनाई है वो रहस्यमय है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंबे समय से बाहर हैं। उनको लेकर पार्टी के भीतर ही अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे वक्त में जब पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल भेज दिया गया है, राघव की अनुपस्थिति लोगों को खल रही है। राघव चड्ढा पिछले महीने आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए थे। उनका मार्च के अंत में ही लौटने का कार्यक्रम था। इस तरह अब तक उन्हें दिल्ली में होना चाहिए था, पर अभी भी वो लंदन में ही हैं। राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से एक्स पर भी अपनी सक्रियता कम कर दी है। वहीं पहली बार पार्टी के महिला सांसद बनी स्वाति मालीवाल अपनी बहन की बीमारी के बाद से अमेरिका में हैं। वह सोशल मीडिया पर पार्टी और उसके नेताओं के समर्थन में संदेश पोस्ट करती रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनकी बहन 15 सालों से अमेरिका में है और वह जल्द वापस आ रही हैं। दिल्ली लौटकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूरी जो है वो अपने ही बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायालय उनको राहत नहीं देती है और गलती इसमें पापी आपके नेताओं की नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे
पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। तो आम आदमी पार्टी के अंदर अगर देखा जाए तो एक तरीके से अंदरूनी कलह, और पूरी अगर कहानी को देखें तो कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां सभी सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदाताओं को लुभाने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए अब चेन्नई में चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां पर प्रत्याशी गली गली और मोहल्ले में लोगों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही उत्तरी चेन्नई इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने और बात की यहां प्रचार कर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार RC पॉल कनकराज से। चेन्नई की 3 लोकसभा में से एक उत्तरी लोकसभा का इलाका बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर हमेशा DMK और AIADMK बाजी मारते रहे हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने कनकराज उम्मीदवार जो कि एक वकील हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में सामने आई है। हमारे साथ हैं उत्तरी चेन्नई से RC पॉल कनकराज जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऑन व्हाट इश्यूज यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट? You have earlier also have elections, so this time what is new? The new one is I am in BJP. The infrastructure of this party is very well grown up, and the problem of this area, the North Chennai is a vast area. It's a old Chennai. And no progress for the past 60 years. 12 times people won. What are the social issues and what kind of peace you are going to establish in this area? A family man should sleep at home with all sorts of peace. He must have everything, water, food and good sleep. That basic amenities is not here and that's the lagging. So that I would like to fulfill it. That is the demand all over. तो हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इलाके के पिछड़ेपन और जो तमाम नागरिक समस्याएं हैं उनको चुनावी मुद्दा तो बना ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और चमत्कार उन्हें लगता है कि इस बार उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाएगा। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, उत्तर चेन्नई। तो बात दक्षिण की जाए या फिर उत्तर की हम करें, लगातार अलग अलग दल जो हैं वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और उसके साथ साथ चुनाव प्रचार के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान नजर आता है। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहती है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। तो ये आतिश ने क्या कहा आपने सुना, और इस पर प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें राष्ट्रपति शासन लागू होने और 60 विधायक खोने का डर सता रहा है। आतिशी बीजेपी पर मनगढ़ंत लगातार इस तरह के आरोप लगा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जो अरविंद केजरीवाल को फटकार पड़ी और आतिशी मारलेना का जो मानहानि का जो नोटिस गया है, इन दोनों घटनाओं का असर अब इनके चेहरे पर और बयानों पर नजर आता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है। आतिशी मारलेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, ये उनके स्वभाव में है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में इनका कोई विचारधारा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो लोग किसी काम के लिए रुकें। अगर वो डर है तो वो इनका डर है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
बीजेपी की तरफ से साफ कहना है कि अगर कुछ डर सता रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का अपना डर है और खासतौर से देखा जाए आम आदमी पार्टी आरोप भी लगाती है और उन्हीं आरोपों में खुद कटघरे में खड़ी नजर भी आती है। अब आइए मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थन महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। यदि कहीं पर हमारा कोई पड़ोसी देश युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो स्वाभाविक है हमारे लिए उसके मुकाबले की तैयारी करना, और उस समय हम लोगों ने तैयारी की थी। लेकिन चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश हो, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं। मानता हूं कि जैसा अटल जी कहा करते थे कि हमें बराबर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते। इस समय दोनों चाइना और भारत के बीच जो कमांडर्स लेवल पर बातचीत चल रही है जी। कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज 2013 के भी हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, और वो ठीक तरीके से अभी बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। वहीं चुनावों को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल होगा, उनका चौथा कार्यकाल भी होगा। जब तक लोग चाहेंगे तब तक वो सेवा करेंगे। रहेंगे, ये तो तीसरा टर्म है, चौथे टर्म में भी रहेंगे। जब तक सामर्थ्य है तब तक रहेंगे, जब तक देश चाहेगा तब तक रहेंगे। तो जब तक देश चाहेगा वो लगातार रहेंगे, सेवा करेंगे, ये बता रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के एक विधायक हमीदुर रहमान ने खुलेआम धमकी दी है। हमीदुर रहमान ने कहा है कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है। कुछ भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोग ताक में हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम के लोग कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। मैं भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से अनुरोध करता हूं कि मूल्यवान वोट नष्ट ना करें, कोई बदनामी ना करें। 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी ही फोर्स रहेगी, तब वे अभियोग पंजीकृत कराने ना आए। हमीदुर रहमान 2001 में पहली बार चोपड़ा सीट से विधायक चुने गए थे। 2006 के चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। इसके बाद 2011 से लगातार 3 बार से वो यहां से जीतते आ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हमीदुर रहमान ने बीजेपी के शाहीन अख्तर को 60,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टीएमसी के जो विधायक हैं वो खुलेआम धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से इस पर अभी तक कोई जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। और आइए अब बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना का आज विशेष महत्व माना जाता है। इस क्रम में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित माँ श्रृंगार गौरी की भक्तों ने पूजा अर्चना कर भव्य कलश यात्रा निकाली। इसमें आदि महादेव, काशी, धर्मालय, मुक्ति न्यास के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच महिलाओं ने तहखाने में जाकर पूजा अर्चना की।
काफी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ नजर आए। और फिलहाल मिड-डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड-डे प्राइम में। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों को जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ और बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ का अब तक का सफर अच्छा रहा है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 में से 3 मैच में जीत हासिल की है। वहीं इसके विपरीत दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में बुरे दौर से गुजर रही है। तालिका में आखिरी पायदान पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 1 में जीत मिली है। आज के मैच में दिल्ली की टीम अपनी दूसरी जीत की तलाश में उतरेगी। वहीं लखनऊ की नजर लगातार चौथी जीत हासिल करने पर रहेगी। आईपीएल में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 15.3 ओवर में 3 विकेट खोकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 5 विकेट लिए। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने भी मुंबई को दमदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी हुई। ईशान किशन 7 चौके और 5 छक्के के साथ 69 रन बनाकर आउट हुए। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंद में 52 रन की दमदार पारी खेली। बात कुश्ती की। किर्गिस्तान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। पुरुषों के फ्री स्टाइल इवेंट में भारत के उदित ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में उदित को जापान के यूमिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। वहीं 70 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अभिमन्यु ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में उज्बेकिस्तान के कुलदाशेव को 6-5 के करीबी अंतर से हराया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। विक्की ने किर्गिस्तान के अरोनोव को 10-1 के बड़े अंतर से हराया। बात करते हैं टेनिस की। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टीफेनोस सित्सिपास और रूस के कैरन खैचानोव आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में खैचानोव ने डेनिल मेदवेदेव को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। वहीं अंतिम 16 के मैच में सित्सिपास ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में ही कन्या क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनॉर के बीच खेला जाएगा।
नॉर्वे के कैस्पर रूड आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 8 के मैच में फ्रेंच खिलाड़ी ऊगो हम्बर्ट से भिड़ेंगे। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खेल जगत की खबरों के लिए। तो जाना आपने मिड डे प्राइम में क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, और इसके साथ साथ खेल जगत की तमाम खबरों से भी आपको हमने रूबरू कराया। फिलहाल अब वक्त चला आपसे विदा लेने का, तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डीडी न्यूज़ पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।